अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपने आज से ये मेथड का फर्स्ट क्लास है, उर्दू ज़बान की तदरीस और लिसानियात। इसमें आपके मुसव्वते और मुसम्मते। देखिए, उर्दू ज़बान की तदरीस यानी फर्स्ट एक तो है आपका मेथड। तदरीस का जो आपका टॉपिक है यानी शिक्षण विधियां, और एक है इसमें लिसानियात। देखिए, लिसानियात और तदरीस दोनों अलग अलग चीजें। ये है भाषा विज्ञान से संबंधित है। लिसानियात की कुछ किस्में होती हैं, सर्फियात, फोनीमियात और नहवियात, मारफियात वगैरह। ठीक है, लेकिन फर्स्ट है आपका तदरीस। और इसी लिसानियात के झेल में सौतियात, एक जो इसकी किस्म है लिसानियात की, उसके झेल में आपके दो किस्म हैं। जैसे एक तो मुसव्वता होता है, एक मुसम्मता होता है। बस आपको वो शॉर्टकट दिया गया है। तदरीस क्या होता है, उसकी एक दो डेफिनेशन, तदरीस की विशेषताएं, यही मेन चीज होती है तदरीस के अंदर। ठीक है, उर्दू जबान की तदरीस यानी उर्दू शिक्षण क्या है, तो आइए वो हम देखते हैं। फर्स्ट में देखिए, उर्दू जबान की तदरीस और लिसानियात। लिसानियात हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे ये वाला हिस्सा, उर्दू जबान की तदरीस। देखिए, तदरीस ये अरबी जबान का वर्ड है। ठीक है, तदरीस ये अरबी जबान का वर्ड है तफईल के वजन पर, जिसके माने होते हैं दर्स देना, पढ़ाना। ठीक है, या इल्म सिखाना या सिखाना, सीखना, इन सब के माने में क्या है, तदरीस इस्तेमाल किया जाता है। आगे मुख्तलिफ उलूम व फनून में महारत पैदा करना। महारत के माने मतलब वो एक कौशल, एक उसके अंदर पैदा कर देना। तदरीस के जरिए मुअल्लिम, मुअल्लिम यानी कि मुदर्रिस मतलब के शिक्षक। तदरीस के जरिए यानी शिक्षण के जरिए शिक्षक बच्चों को तरह तरह की मालूमात फराहम करता है, उन्हें तरह तरह की क्या है, जानकारियां देता है। ठीक है, उन्हें मुख्तलिफ बातें जानने, सीखने, करने का मौका देता है। चूंकि शिक्षण का जो कार्य होता है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संपन्न होता है। ठीक है, शिक्षण क्या कहते हैं किसे, कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम की मदद से या विषय वस्तु की सहायता से जो क्रिया संपूर्ण होती है वही शिक्षण कहलाता है। ठीक है, आपने सामाजिक विज्ञान वगैरह के अंदर ये डेफिनेशन देखी होगी। जैसे तदरीस का काम उस वक्त अंजाम पाता है, यानी उस वक्त मुकम्मल होता है, उस वक्त पूर्ण होता है जब कोई सीखने वाला हो, यानी कि शिक्षार्थी। सीखने वाला हो मतलब के कोई शिक्षार्थी हो। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने वाला हो। कोई सिखाने वाला हो मतलब शिक्षक हो। और कोई चीज हो जो सिखाई जाए, मतलब के मवादे मजमून यानी के विषय वस्तु। ठीक है, यानी इन तीन चीजों का होना जरूरी है, तब शिक्षण का कार्य पूर्ण होगा। तदरीस के जरिए मुअल्लिम तलबा मजमून में रब्त कायम करता है, यानी जो शिक्षक होता है वो शिक्षण के जरिए विषय वस्तु और शिक्षार्थी के मध्य अंतर संबंध स्थापित करता है, यानी उन दोनों के दरमियान क्या है, रब्त पैदा करता है, जोड़ पैदा करता है। मुअल्लिम के लिए जरूरी है कि तलबा मज़ामीन के मवाद और तरीक़ाए तदरीस तीनों से बखूबी वाकिफ हो। इसका मतलब ये होता है कि जो मुअल्लिम है यानी कि जो मुदर्रिस है, उस मुदर्रिस का तलबा के मेयार के बारे में जानना, कि भाई मेरे तालिब इल्म कितना स्तर का सीख सकते हैं, कितना उनका लेवल है, क्या उनका स्टैंडर्ड है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना। और जो विषय वस्तु है जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में भी उसको बखूबी जानकारी, बखूबी इल्म होना चाहिए। और तदरीस के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी शिक्षण की जो विधियां हैं, उनके बारे में भी उनको ज्ञान होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। अगर ये सब चीजें एक शिक्षक के अंदर मौजूद हैं, एक मुदर्रिस के अंदर मौजूद हैं, तो वो तदरीसी कार्य बेहतर तौर पर अंजाम दे सकता है। ठीक है, इसलिए कि तदरीसी कार्य के दौरान, तदरीसी काम के दौरान बहुत सारी मुश्किलात दरपेश होती हैं। एक जो एक्सपर्ट टीचर होगा, एक्सपर्ट मुदर्रिस होगा, वो उन तमाम को खत्म कर, सॉल्व कर, हल कर, बच्चों की जितनी भी समस्याएं यानी जितनी भी मुश्किलात हैं उन तमाम को जाइल कर, खत्म कर सकता है। ठीक है, अब इसकी एक दो डेफिनेशन, जो मशहूर डेफिनेशन है, यही आपको एसएस वगैरह के मेथड पे मिल जाएंगी। जैसे जॉन एडम्स के मुताबिक, जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी तदरीस क्या है, दो उनसुरी अमल है। तदरीस के अंदर दो उनसुर अहम होते हैं, यानी तदरीस सिर्फ दो चीजों के दरमियान होती है, एक तो मुदर्रिस है और एक तालिब इल्म। इन दो के दरमियान जो फेलो अमल होता है इसका नाम तदरीस है। ऐसा कहना है जॉन एडम्स के मुताबिक। जॉन एडम्स के मुताबिक तदरीस क्रिया कैसी होगी, ये तदरीस होगी मुदर्रिस मरकूज। मुदर्रिस मरकूज तदरीस कहलाती है। मुदर्रिस मरकूज कहते हैं ऐसी तदरीस को, यानी ऐसे शिक्षण को
जो शिक्षक आधारित हो, मतलब शिक्षक केंद्रित हो, जिसमें केंद्रीय भूमिका, जिसमें केंद्रीय भूमिका किसकी हो, शिक्षक की हो। ठीक है, तो जॉन एडम्स की डेफिनेशन के मुताबिक तदरीस कैसी होगी, मुदर्रिस मरकूज होगी। जॉन डीवी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक तदरीस होगी तिफ्ल मरकूज या तालिब इल्म मरकूज, यानी बाल केंद्रित शिक्षण। पहले ये देख लीजिए, जॉन एडम्स कहते हैं कि तदरीस मुदर्रिस और तालिब इल्म के दरमियान मुकम्मल होने वाले फेलो अमल का नाम है, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संपादित होने वाली क्रिया का नाम ही शिक्षण है, ऐसा जॉन एडम्स का कहना है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए जॉन डेवी। जॉन डेवी ये कहते हैं कि तदरीस मुदर्रिस और तालिब इल्म के दरमियान, मुदर्रिस यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य, मुदर्रिस और तालिब इल्म के दरमियान मवादे मजमून की मदद से, मवादे मजमून की मदद से मुकम्मल होने वाले फेलो अमल का नाम है। हिंदी में इसको यूं कह सकते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु की सहायता से परस्पर होने वाली क्रिया का नाम ही शिक्षण है, ऐसा जॉन डेवी का कहना है। ये इनके मुताबिक इनकी डेफिनेशन है। जॉन डेवी कहते हैं कि इसमें एक तो मुदर्रिस होता है, एक होता है मवादे मजमून और एक होता है तालिब इल्म। ये तीन चीजें हैं, इन तीनों के दरमियान जो एक क्रिया होती है, ठीक है, तीनों के दरमियान जो एक क्रिया होती है, इसी क्रिया का नाम है तदरीस। इनके मुताबिक तदरीस से उनसुरी अमल है, मतलब तदरीस एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, मुदर्रिस होगा, निसाब या मवादे मजमून। देखिए निसाब का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पाठ्यक्रम। ठीक है, निसाब के माने क्या होगा, पाठ्यक्रम। और मवादे मजमून इसको हिंदी में कह सकते हैं विषय वस्तु। क्या कह सकते हैं इसको, विषय वस्तु। ठीक है, ये दो चीजें हैं। और तालिब इल्म मतलब वो विद्यार्थी, मुताल्लिम शिक्षार्थी, तो कॉमन सा माना एक ही है। ठीक है, विद्यार्थी कह लो, शिक्षार्थी कह लो, तो इन तीन चीजों का नाम है तदरीस जॉन डेवी के मुताबिक। और इनके मुताबिक तदरीस कैसी है, मुताल्लिम मरकूज है, यानी शिक्षार्थी आधारित, मतलब बाल आधारित, बच्चों पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो केंद्रीय स्थिति होगी वो किसकी होगी, बच्चों की होगी, शिक्षार्थी की होगी जॉन डेवी के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद देखिए बीएस ब्लूम के मुताबिक, बीएस ब्लूम बहुत मशहूर और मारूफ है, शिक्षार्थी हैं। ये कहते हैं कि तदरीस में तीन जरूरी अनासिर हैं, यानी शिक्षण के तीन आवश्यक तत्व हैं। वो कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इसमें से बहुत आराम से पूछा जा सकता है। बीएस ब्लूम के मुताबिक तदरीस का जरूरी अनासिर में से नहीं है, मतलब कौन सा जरूरी अनासिर नहीं है ब्लूम के मुताबिक। अब तीन तो उसके हैं ही, चौथा कोई सा भी आपके लिए दे देगा तो आपके तीन याद होंगे, तो चौथा जो उन्होंने दिया नहीं है वही गलत होगा। जैसे तदरीसी मकासिद का तायुन, नंबर एक बीएस ब्लूम के मुताबिक शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण करना। तदरीसी मकासिद का तायुन मतलब शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, ये पहला आवश्यक तत्व है बीएस ब्लूम के मुताबिक। दूसरा है मुतवक्का सलूक में तब्दीली लाना, मतलब अंदाजा कदर यानी कि मूल्यांकन, मतलब व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, मुतवक्का सलूक में तब्दीली लाना मतलब मूल्यांकन भी कह सकते हैं, अंदाजा कदर भी इसको कह सकते हैं। बीएस ब्लूम साहब कहते हैं व्यवहारगत परिवर्तन का होना, ये भी क्या है, शिक्षण का एक आवश्यक तत्व है। उसके बाद सीखने का तजर्बा होना, क्या है, सीखने का तजर्बा होना, यानी अधिगम अनुभव का होना। तो अधिगम अनुभव का होना ये भी बीएस ब्लूम के मुताबिक एक शिक्षण का आवश्यक तत्व है। तो ये तीन तत्व या तीन अनासर आपको याद रखने बीएस ब्लूम के मुताबिक। उसके बाद देखिए ये एक खास अहम चीजें थी, एक सिलेक्टेड कंटेंट आपको बताया गया है ताकि आपको एक बहुत सारी चीजें पढ़नी ना पड़े, आप सिर्फ इनको अच्छे से देख लें। आगे देखिए तदरीस की खुसूसियात मतलब शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं, देखिए आपको बता दें, जिस तरह आपको ये सिलेक्टेड कंटेंट और हर एक चीज को एक्सप्लेन डिफाइन किया गया, इसी तरह फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो भी कंटेंट होगा वो हर एक फैक्चुअल और एक तथ्यात्मक विषय वस्तु आपके सामने पेश की जाएगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट है तदरीस की खुसूसियात यानी शिक्षण की विशेषताओं में तदरीस एक मकसदी फैलो अमल है, मतलब शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, आपको पता है क्योंकि शिक्षण से, तदरीस से कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई मकसद हल होता है। यहाँ पर मकसद क्या है, बच्चों को इल्म देना, बच्चों को इल्म सिखाना, ठीक है, मालूमात फराहम करना।
दूसरी बात यह है कि तदरीस एक तिजारती अमल है, यानी तदरीस कैसे व्यवसायिक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण कैसा है, व्यवसायिक प्रक्रिया है। आगे देखिए, तदरीस एक मुआशरती अमल है। तदरीस यानी शिक्षण का कार्य कैसा है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए कि शिक्षक शिक्षण के जरिए समाज से उसका एक संबंध स्थापित होता है, तो इसलिए तदरीस कैसा होगा, एक मुआशरती अमल भी है। तदरीस साइंस और फन दोनों है। तदरीस में चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होते हैं और एक कलात्मक दृष्टिकोण भी होते हैं, तो तदरीस यानी कि शिक्षण साइंस भी है और उसके साथ साथ एक फन भी है, एक कला भी है। ठीक है, तदरीस एक तलखीस और लतीफ फैल है। कैसा है, तलखीस और लतीफ फैल है, यानी मूर्त और अमूर्त जो प्रक्रिया होती है शिक्षण की, वो इसका मतलब होता है तलखीस और लतीफ का। उसके बाद देखिए, तदरीस एक तशखीसी और मुआलजाती फेल है, मतलब शिक्षण एक निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है। कैसा है, तशखीसी, निदानात्मक, मुआलजाती, उपचारात्मक। तशखीस के माने होते हैं निदानात्मक और मुआलजाती के माने होते हैं उपचारात्मक। वो आपको पता ही है कि जब कोई समस्या हो तो समस्या का निदान किया जाता है और निदान के लिए क्या लास्ट में उपचार किया जाता है। ठीक है, तो तदरीस एक आलमगीर फेल है जो मुसलसल मुतहर्रिक और मुतगय्यर है। मतलब यह है कि शिक्षण एक कैसी है, आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है विश्वव्यापी। ठीक है, यानी एक सर्वांगीण जो बहुत सारी चीजों को घेरे हुए हो, जो हमेशा कैसी है, मुतहर्रिक। मुतहर्रिक का मतलब होता है कि जो हरकत में रहे, यानी, और मुतगय्यर का मतलब होता है, हिंदी में इसके लिए शब्द आता है परिवर्तनशील। यानी शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्वव्यापी है, यानी एक बहुत बड़ी चीजों को अपने अंदर घेरी हुई है, जो क्या बदलती रहती है और हमेशा क्या एकदम एक्टिव रहती है, मुतहर्रिक रहती है। क्योंकि शिक्षण का कार्य से बच्चे भी, टीचर भी, शिक्षक भी, शिक्षार्थी भी, सब क्या इसमें एक्टिविटी के साथ ही कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए, आपका जो एक टॉपिक दिया हुआ है रीट में या सीटेट वगैरह में कि उर्दू जबान की तदरीस और लिसानियात, के बाद लिखा हुआ है लास्ट में मुसव्वते और मुसम्मते। तो आपको पहले लिसानियात के बारे में बता दें कि लिसानियात क्या है। देखिए, लिसान के माने वैसे अरबी जबान में होते हैं जबान, इस जबान को भी अरबी में लिसान कहते हैं, और जो भाषा बोली जाती है लैंग्वेज, उसको भी अरबी में लिसान कहते हैं। इसकी जमा आती है अल-सिना। ठीक है, लेकिन लिसानियात की एक डेफिनेशन है, जबान के साइंस मुताले को लिसानियात कहते हैं। क्या कहते हैं, जबान के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। मतलब यह है कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, क्या, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन लिसानियात कहलाता है। ठीक है, अब देखिए लिसानियात की रूह से, यानी लिसानियात के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जबान एक ऐसे खुद एतमादी और रिवायती सोती अलामतों के निजाम को कहते हैं, सोती अलामतों के निजाम को कहते हैं, जो कोई इंसान अपने समाज में इजहार ख्याल के लिए इस्तेमाल करता है। यानी अपने ख्यालात को, अपने विचार को, अपने गौर व फिक्र को जाहिर करने के लिए जो अल्फाज का, जिस चीज का लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या है, जबान कहा जाता है। लिसानियात में जबानी बोली जाने वाली जबान का मुताला किया जाता है, यानी लिसानियात के जेल के अंदर जो बात की जाती है वो उस जबान के बारे में बात की जाती है जो हम जबान से बोलते हैं, मुंह से जिसको बोलते हैं। लिखी जाने वाली लिखित भाषा का इसमें मुताला या इसमें बयान नहीं किया जाता। ठीक है, लिखी हुई जबान का नहीं किया जाता। आगे देखिए, लिसानियात में इंसान के आज़ाए तकल्लुम से अदा की जाने वाली आवाजें ही अहम है। आज़ाए तकल्लुम का मतलब होता है कि बोलने के जो आज़ा हैं, जीभ, जीभ है, दांत है, डाड है, और भी मतलब बहुत सारे आज़ाए तकल्लुम है, हलक वगैरह, वस्ते हल्क, दांत, सनाए उला, मतलब बहुत सारे जो अलग अलग मखारिज हैं, ये जो तमाम हैं, इनकी एक खास अहमियत होती है। मान लीजिए एक आदमी के अगर दांत नहीं है तो बहुत सारे वर्डों को साफ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, वो आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना और देख भी लेना, जो जो बेचारे इन चीजों से क्या है, महरूम है या जो माजूर हैं, आखिर में गिर गए। तो ये आज़ाए तकल्लुम, आज़ाए तकल्लुम एक अहम चीज होती है। इशारों की जबान या तहरीर लिसानियात में सानवी हैसियत रखते हैं। ये आप देख लेना, लिसानियात में सानवी हैसियत किसकी है, इशारों की जबान की। जो और अहम हैसियत, यानी जो पहले नंबर पर है, वो किससे, मुंह से जो बोली जाने वाली। अब देखिए, लिसानियात की कुछ किस्में होती हैं। लिसानियात की अक्सर वैसे 4 किस्में बताई जाती हैं, लेकिन कुछ माहिरीन जो अदब होते हैं, माहिरीन लिसानियात जो हैं, उन्होंने एक 5वीं किस्म भी बताई है, और 5वीं किस्म है फूनमियात। वैसे अक्सर लोग बताते हैं 4 किस्में, इसलिए आपको 5 किस्में याद रखनी। नंबर 1 है सोतियात,
दूसरी है सरफियात या मारफूजी, और तीसरी है नहवियात, चौथी है मानियात, और पांचवी है फोनमियात। अब देखिए जो आपका ये मुसव्वते और मुसम्मते इसमें टॉपिक में दिया हुआ है सिलेबस में, वो इसके जेल में आता है सोतियात के जेल में। किसमें है? सोतियात के संदर्भ में आपको पढ़ना है। यानी इंसानी आवाजों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो ऐसी आवाजें कि जिनको अदा करते वक्त फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से खारिज हो जाए, ठीक है। तो और एक ऐसी आवाजें हैं कि जो फेफड़ों से निकलने वाली हवा कुछ रुकावट के साथ मुंह से खारिज होती हो। तो ये दो तरह की आवाजें इंसानी आवाजें हैं, वो सब सोतियात के जेल में ही आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ये कंटेंट आपको सिर्फ यहीं पर प्रोवाइड किया गया है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। देखिए इंसानी आवाजों को दो शाखों में तकसीम किया जाता है, मुसव्वते और मुसम्मते। इस मुसव्वते को कहा जाता है हर्फ इल्लत, इसको क्या कहते हैं? हर्फ इल्लत भी कहते हैं, ठीक है। और इस मुसम्मते को हर्फ सही भी कहते हैं, ठीक है। हर्फ सही भी कहते हैं और इसको हर्फ इल्लत भी कहते हैं, ठीक है, दूसरे नाम है इसके। उसके बाद देखिए आगे, मुसव्वते कहते हैं वो आवाजें जिनको अदा करते वक्त मुंह में कोई रुकावट नहीं होती, या वो आवाजें जिनको अदा करते वक्त फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से खारिज हो जाए, उन्हें कहते हैं मुसव्वते। हुरूफ मुसव्वते कुल 3 हैं, यानी कि मुसव्वते हम यूं कह सकते हैं स्वर, वोवेल्स, और मुसम्मते यानी कि व्यंजन, कंसोनेंट, ठीक है। तो कंसोनेंट यानी पहले बात चल रही है मुसव्वतों की, यानी स्वर। तो स्वर कितने हैं? 3 हैं, अलिफ है, एक वाव है, एक या है। देखिए ये तो 3 हो गए स्वर। उसके बाद देखिए जिस तरह आपके हिंदी में आपने पढ़ा होगा दीर्घ स्वर और लघु स्वर, ठीक है, इसी तरह उर्दू के अंदर होते हैं दीर्घ स्वर को कहते हैं तवील मुसव्वता और लघु स्वर को कहते हैं खफीफ मुसव्वता। तो देखिए इनके अंदर जो 3 स्वर हैं ये 10 आवाजें होती है टोटल, यानी स्वर जो हैं इन स्वरों की कुल 10 आवाजें होती हैं। इन 10 आवाजों में से 3 है खफीफ। 3 खफीफ कौन कौन से हैं? 1, 3, 5। ये 1, 3, 5 ये तो है खफीफ मुसव्वते, यानी इनको यूं कह सकते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग आपके लघु स्वर आ ई उ, ठीक है। और बाकी जितने भी आ ई उ ए ऐ ओ औ ये जितने भी हैं ये सब क्या है? दीर्घ स्वर हैं, यानी कि तवील मुसव्वते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा है कि कुल कितनी आवाजें हैं मुसव्वती आवाजें, तो मुसव्वती आवाजें हैं कुल 10। अगर आपसे पूछा जाए मुसव्वती हुरूफ कितने हैं, तो मुसव्वती हुरूफ है कुल 3, ठीक है। कितने याद रहेगा? जैसे आइए देख लेते हैं, हिंदी में भी थोड़ा आप इनको लिख लेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट में आ, ये आपका हिंदी वाला आ, जैसे अब, कब, जब वगैरह अलिफ की बुनियादी आवाज आ, ऐसी एक आ, ठीक है। ये आपका जैसे हिंदी में आ, जैसे आम, आग, आज, आतिश, ठीक है, आजमोदा, ठीक है, आमदन, 2 अलिफ के बराबर आवाज। एक जैसे आपका हिंदी में ई, ठीक है, छोटा ई, इमली वाला ई, जैसे इस, दिल, जिन वगैरह, या की बुनियादी आवाज, मतलब ई की क्या है? बुनियादी आवाज। एक है आपका ई, हिंदी वाला ई, चीख वाला ई, जैसे खीर, देखिए खीर हो गया, कील हो गया, झील हो गया, वगैरह वगैरह। अब इसमें आवाज आएगी क्या है? खींच कर पढ़ेंगे, या मारूफ की आवाज। किसकी है? या मारूफ की आवाज, ठीक है। उसके बाद एक 5वें नंबर पर जो खफीफ मुसव्वता है वो है ऊ, यानी पेश, ठीक है, ऊ वाला। जैसे उस, कुल, सुख, दुख वगैरह बुनियादी आवाज है, दुम भी लिख सकते हैं इसी तरह। उसके बाद देखिए ऊ, ये वाव पर क्या है? जज्म लगाकर, या उल्टा पेश, सॉरी उल्टा पेश लगाकर, वाव पर उल्टा पेश लगाकर। जैसे ऊ, ये आपका हिंदी में ये ऊ, जैसे ऊन, इन सब पर उल्टा पेश, ठीक है। ऊन है, दूर है, खूब है वगैरह, मतलब वाव मारूफ की आवाज जाहिर होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका ए, ठीक है, ए, एक तो एडी वाला है, एक ऐनक वाला है, एडी वाला इस तरह, एक, एब, सेब। अब इसको समझने का एक आसान सा फंडा यह है कि आप इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो इस पे सिर्फ एक मात्रा आनी चाहिए, ऐसे जैसे सेब। अगर एक मात्रा आ रही है तो समझ लेना आप क्या है ये? या ये वाला ही है, ठीक है, मजहूल वाला। कौन सा है? या मजहूल वाला।
ऐसी एक लिखो, ऐब लिखो, सेब लिखो, एक मात्रा, ठीक है। और एक है मतलब ये वाला ए, ऐनक वाला ए, ठीक है। कौन सा? ऐनक वाला है, जैसे कैसा, जैसा, पैसा, जैद, ठीक है। और हमारा नाम भी जैकम, वो भी इसी में आता है। तो क्या है, दो मात्राएं आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, याए लीन है, जैसे इसमें क्या है, याए लीन है। ऐसे हम जेद लिखेंगे तो जेद में भी क्या यही आएगा, याए लीन वाला। तो ये भी क्या है, इसी की आवाजें हैं। उसके बाद एक ओ, ओखली वाला ओ, एक डंडा वाला, जैसे खोल, बोल, गोल वगैरह। इसमें क्या है, वाव मजहूल की आवाज है, ठीक है। और एक है औ, ये दो डंडा, औरत वाला ओ, ठीक है। जैसे कौसर लिखेंगे, औरत लिखेंगे, और लिखेंगे, ठीक है, कौम लिखेंगे, फौज लिखेंगे। तो इनके ऊपर क्या है, दो मात्राएं आती हैं, ठीक है, कौम। तो ये सब क्या है, इनकी 10 मुसव्वती आवाजें हैं। अब इनमें से एक तो ये, और एक ये, और एक ये, यानी 1 3 5। ये तो है खफीफ मुसव्वत है, बाकी 7 है तवील मुसव्वत है, ठीक है। ये इतना आप याद रख लेना। यही आपको बताया, 7 तवील मुसव्वत हैं, 3 खफीफ मुसव्वत हैं। जबर जेर पेश को खफीफ मुसव्वता कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, इसी को खफीफ मुसव्वता भी कहते हैं। उसके बाद देखिए उर्दू जबान में या और वाव, ये दो नीम मुसव्वते हैं। नीम मुसव्वते का मतलब होता है अर्ध स्वर। देखिए उर्दू में अर्ध स्वर सिर्फ 2 जगह ही होते हैं। ये यहां पर देखिए, अर्ध स्वर एक तो है ये इसमें, और एक है इसमें, मतलब 8वें वाले में और 10वें वाले में। देखिए जहां पर या लीन हो या जहां पर वाव लीन हो तो वहीं पर अर्ध स्वर होता है, और कहीं पर अर्ध स्वर नहीं होता, ठीक है। जहां पर या लीन हो या वाव लीन हो, मतलब या से पहले वाले हर्फ पर जबर है तो या लीन, मतलब या नीम मुसव्वता के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर वाव से पहले वाले हर्फ पर जबर है तो वाव लीन, मतलब वाव फिर नीम मुसव्वता होगा, मुसव्वता नहीं होगा, ठीक है। और अगर देखिए लफ्ज के शुरू में आता है अलिफ वाव या, तो फिर मुसव्वता नहीं होगा, मुसम्मता हो जाएगा। देखिए दुनिया की और जितनी भाषाएं हैं अक्सर उनमें ऐसा ही होता है कि जो मुसव्वते हैं, यानी जो वोवेल्स हैं, जो स्वर हैं, वो स्वर ही रहेंगे, व्यंजन नहीं हो सकते। लेकिन उर्दू के अंदर ऐसा नहीं है। उर्दू के जो स्वर हैं वो स्वर भी हैं, स्वर होने के साथ साथ व्यंजन भी हो जाते हैं। मतलब स्वर अगर लफ्ज के आखिर में है, बीच में है, तो स्वर है। और अगर वो लफ्ज के शुरू में आ जाए स्वर, तो फिर वो स्वर नहीं रहते बल्कि व्यंजन बन जाते हैं, ठीक है। इनकी अदायगी में रुकावट इस कदर कम होती है कि मुसव्वता के करीब हो जाते हैं, इसलिए इन्हीं मुसव्वता कहलाते हैं। उसके बाद है देखिए मुसम्मता। मुसम्मता यानी कि हरफ सही कंसोनेंट व्यंजन। मुसम्मता कहते हैं ऐसे हुरूफ को जिनको अदा करते वक्त मुंह से निकलने वाली हवा बिना रुकावट के खारिज हो, या फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना रुकावट के खारिज हो, उसे कहते हैं मुसव्वता। मुसम्मता इनकी तादाद कुल 35, ये आप अच्छे से याद रख ले। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी होती है, अच्छे से देख लो। बार बार मैसेज मत किया करो, तुम क्लास देखते नहीं फिर मैसेज करते रहते हो। 36 क्लासें हो, 36 सॉरी टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं हुरूफ तहज्जी। इनमें से 3 हो गए क्या, मुसव्वता। तो कितने बच गए, ये 33 बच गए, ठीक है। अब जो लास्ट में या होती है ना, एक तो छोटी या, एक बड़ी या। छोटी या और बड़ी या, इन दोनों या में से एक या को ही लेते हैं, ठीक है, बड़ी या को नहीं लेते। तो उस बड़ी या को ना मुसव्वता ना मुसम्मता कुछ नहीं, तो वो हटा दी तो अब कितने बचे, 32 बचे ने, ठीक है, बड़ी या हटा दी। अब उसके बाद 3 जो मुसव्वते हैं, ये मुसव्वते होने के साथ साथ अगर लफ्ज के शुरू में आ जाए तो ये मुसम्मते भी होते हैं। तो 3 इनको जोड़ लेंगे, 32 ये 32 और 3 35 होते हैं, इसलिए ये लास्ट एंड फाइनल है, 35 ही मुसम्मते होते हैं। कोई 36 37 38 बताए तो वो बताए अपनी तरफ से। यूं तो मिर्जा खलील अहमद बेग साहब ने अपनी किताब के अंदर भी 36 37 बताते हैं, और गोपीचंद नारंग साहब भी बताते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल लास्ट में है वो 35 ही होते हैं। 35 याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका ये क्लास थी, उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कैसा भी कंफ्यूजन के आप शिकार हैं, तो मैसेज जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।